प्यारे बच्चों, मैं नरेश जांगड़ा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो खास तौर पे एनटीएससी की जो परीक्षा होती है आपकी, उसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन में एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। उसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे हमने ये एनटीएससी की परीक्षा को ध्यान में रख के टॉपिक तैयार किया है, लेकिन जो सामान्य 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, या फिर यूं कहें कि सभी कक्षाओं के लिए ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एनटीएससी के बच्चों के लिए। तो बच्चों, संख्याएं जो हैं वो गणित का आधार हैं, या फिर हम यूं कहें कि गणित का नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। हमारी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें कहीं ना कहीं हम संख्याओं को अवश्य प्रयोग करते हैं। तो टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, जो हम आज तक पहली क्लास से लेके अब तक जिस प्रकार की संख्याओं से हमने डील किया है, जिस प्रकार की संख्याओं पर हमने काम किया है, उन सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में एक छोटा सा रिकैप लेंगे। संख्याओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। जब हम नर्सरी या फर्स्ट क्लास में, जब स्कूल में हमने एडमिशन लिया था, जब हम पढ़ना शुरू हुए थे, तो उस समय प्राकृतिक संख्याओं से या नेचुरल नंबर से हमारा वास्ता पड़ा था। हमने गिनती सीखी थी 1 2 3 4 5 6, पहले 10 तक गिनती सीखी, फिर हम 100 तक आए। उसके बाद में बड़ी क्लासेस में, दूसरी तीसरी क्लास में पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि ये संख्याएं तो भाई 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अनलिमिटेड संख्याएं वहां पर होती हैं। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलने के पीछे एक कारण भी बताया जाता है कि जब इस प्रकार का कोई न्यूमेरल सिस्टम नहीं था हमारी सभ्यताओं के पास, संख्याओं को किसी विशेष तरीके से लिखने का जब सिस्टम नहीं था, तो उस समय लोग काउंटिंग करते थे अपनी चीजों की, अपने पशुओं की, अपने जो घर की वस्तुएं होती थी उनको वो प्राकृतिक वस्तुओं से, जैसे पत्थरों से, पत्तों से, लकड़ी के टुकड़ों से गिनते थे। तो इसलिए इन संख्याओं का नाम नेचुरल नंबर्स पड़ा। फिर आर्यभट्ट ने जीरो एक संख्या की खोज की। उस जीरो को भी इस क्लब में शामिल करने के बाद में ये संख्याएं 1 2 3 4 5 के अलावा जीरो भी जब शामिल हो जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स कहते हैं हम इसे। उसके बाद जब आदमी थोड़ा सा और समझदार हुआ तो उसे ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता पड़ी। जैसे मान लो कोई व्यापार में किसी को अगर फायदा हुआ तो वो बोलते हैं कि मुझे आज 1000 रुपए का फायदा हुआ, मैंने 1000 रुपए अपनी कमाई में प्लस कर लिए। लेकिन जब किसी को नुकसान होता है तो क्या होता है कि वो बोलता है कि आज तो मेरे 200 रुपए, 500 रुपए जेब से लग गए, मतलब मैंने 200 रुपए खोए, मेरी कमाई में से 200 रुपए माइनस हो गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमें ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता पड़ी। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनका एक सेट बना दिया जाता है, तो वो पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर्स इंग्लिश में बोलते हैं हम। तो ये संख्याएं हम सभी एक कैटेगरी में अगर रखें तो सभी के सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक जो है वो जीरो और नेचुरल नंबर्स, इन सभी को धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। और जो -1, -2, -3 इस प्रकार से ही है, ये नेगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद हम जब 3rd या 4th क्लास में थे तो वहां हमने नेचुरल नंबर्स के अलावा या पूर्ण संख्याओं के अलावा कुछ इस प्रकार की संख्याएं भी पढ़ी थी, 3/5, 7/2। इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं का नाम देते हैं, जिसमें ऊपर अंश और नीचे हर दोनों ही कोई ना कोई पूर्णांक होते हैं। जब हम ऊपर और नीचे एक पूर्णांक बटा पूर्णांक की फॉर्म में किसी संख्या को लिखते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। आपने 9th क्लास के अंदर डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, परिभाषा पढ़ी होगी, उस पर आपने काम भी किया है कि p/q की फॉर्म में, p/q के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सकता है उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि p और q जो है वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और जो q है, मतलब जो हर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। हम कहें कि 3/0, 3/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 3 को हम 0 से भाग ही नहीं कर सकते। इस संख्या को परिभाषित करना ही मुश्किल है, मुश्किल क्या, असंभव है। तो
इस प्रकार की संख्याओं को जिनका हर शून्य हो, जीरो हो, उनको हम परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं रखते। उसके बाद बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं नाम से ही क्लियर है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय कहलाएंगी, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो कुल मिलाकर हमने आज तक 10th क्लास में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो आज तक हमने ये 5 प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं। 5 में से भी अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो 2 ही प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर के अगर बात की जाए तो हम इन दोनों प्रकार की संख्याओं को कलेक्टिवली, इकट्ठे रूप में, इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स इंग्लिश में बात करें तो। इसमें आज तक आपने जितनी संख्याओं से डील किया है, जितनी संख्याओं पर आपने आज तक गणित में काम किया है, वो सभी प्रकार की संख्याएं इसमें आ जाती हैं। अब अगर इन सभी प्रकार की संख्याओं को एक डायग्राम के माध्यम से हम कोशिश करें दर्शाने की, तो देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। वास्तविक संख्याएं, देखिए जितने भी प्रकार की आज तक हमने संख्याएं पढ़ी हैं 10th क्लास के लेवल तक, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इसको हमने दो प्रकार से इसको हमने क्लासिफाई कर दिया, परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। फिर जो परिमेय संख्याएं हैं मतलब जिनको p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, उनको भी हम दो श्रेणी में, दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है पूर्णांक इंटीजर्स और दूसरा अपूर्णांक नॉन इंटीजर्स की जो इंटीजर्स नहीं है, जैसे 3/5 हो गया, -5/7 हो गया, 11/2 हो गया। इस प्रकार की संख्याओं को अपूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांकों में क्या क्या आ जाएगा वो नीचे देखिए, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। कुछ लोग इसको दो ही कैटेगरी में बांटते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक में। शून्य को वो धनात्मक में ही काउंट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको बांटा है। पूर्णांक ऋणात्मक कौन कौन से, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से चलते रहेंगे। दूसरा प्रकार मैंने लिया है शून्य, इसमें एक ही पूर्णांक आएगा 0। और तीसरा मैंने लिया है धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याएं। और ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी हमारे मैथमेटिक्स की पहली क्लास से। अब जो हमने लास्ट प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, उन प्राकृतिक संख्याओं के भी कुछ प्रकार अब वैसे तो जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां एक रिकैप जरूर लेंगे। हम दो प्रकार से हम विभाजित कर रहे हैं यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को। पहला जो आधार है वो 2 से विभाजकता के अनुसार, कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 2 से पूरी भाग होती हैं, उनको सम संख्याएं कहते हैं, और जो 2 से विभाज्य ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से 2 की टेबल में जो चलती हैं, और जो विषम संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी भाग नहीं होती, या फिर उनको 2 से भाग करने पर एक शेष बचता है। दूसरा तरीका जो है प्राकृतिक संख्याओं के विभाजन का, उसमें 2 प्रकार की संख्याएं लेते हैं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक हम शायद यही पढ़ते आए हैं कि जो संख्याएं खुद से और एक से भाग होती हैं और किसी से भाग ना हो, उनको तो अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और लगभग यही मान के चलते हैं कि जो संख्याएं अभाज्य में नहीं आती वो भाज्य की श्रेणी में आ जाती हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जो संख्याएं, ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। अभाज्य संख्याएं जो ठीक ठीक 2 संख्याओं से विभाजित हों, एग्जैक्टली 2 संख्याओं से भाग होने वाली संख्याएं। वो एग्जैक्टली 2 संख्याएं कौन सी हैं, एक तो वो संख्या खुद और एक। जैसे मैं 7 को ले लूं तो 7 जो है वो 7 से तो विभाजित होगा ही होगा, हर संख्या खुद से तो भाग होती है। इसके अलावा 1 से भी हर संख्या भाग होती है। तो इसके 2 गुणनखंड जो इसको विभाजित करते हैं वो है 7 और 1। अब आप ये देखिए कि इन दोनों के अलावा और कोई गुणनखंड हो सकता है इसका, नहीं हो सकता, तो ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में आ गई। ये संख्याएं हम पीछे पढ़ चुके हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की।
भाज्य संख्याओं की यहाँ पे परिभाषा थोड़ी सी मैंने अपने हिसाब से एक प्रैक्टिकल सी परिभाषा दी है कि ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से भाग होती हो। कम से कम 3 संख्याएं कौन सी हैं? 2 तो वही हो गई कि एक खुद और एक एक से और खुद से तो हर संख्या भाग होती है। उसके अलावा कम से कम एक और संख्या ऐसी हो जिससे वो संख्या भाग हो। जैसे हम 4 की बात करें तो 4 का एक गुणनखंड 4 और एक ये तो है ही है, इन दोनों से तो 4 भाग होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो 2 से भी भाग होता है, तो 3 गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 12 की, तो वो 12 खुद से तो होता ही है, एक से भी भाग होता है, लेकिन इसके अलावा 6 से, 4 से, 3 से और 2 से भी ये भाग होता है। तो किसी भी संख्या के अगर कम से कम 3 गुणनखंड संभव हो तो वो संख्या भाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। अब मैंने ये जो परिभाषाएं हैं अपने हिसाब से क्यों बनाई हैं, क्योंकि बहुत बार एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक जो संख्या है, पहली प्राकृतिक संख्या, इसको हम इन दोनों में से कौन सी श्रेणी में रखें। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में हम नहीं रखते, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो हैं वो खुद से और एक से यानी कि 2 संख्याओं से भाग होने वाली संख्याएं, एग्जैक्टली 2 संख्याओं से भाग होने वाली संख्याएं जो है वो अभाज्य होती है। तो 2 जो है वो पहली अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक सिर्फ एक से भाग होता है, ये एग्जैक्टली 2 संख्याओं से भाग नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही संख्या से भाग हो रहा है, एक से, तो ये अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अभाज्य नहीं है तो क्या ये भाज्य है? फिर भाज्य की श्रेणी में भी हम इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि भाज्य का मतलब कोई संख्या कम से कम 3 संख्याओं से भाग होनी चाहिए। तो ये एक ऐसी संख्या है जो ना ही तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो ये थे प्राकृतिक संख्याओं के कुछ प्रकार। सम और विषम संख्याएं आप पहचान लेंगे, अभाज्य और भाज्य संख्याएं भी आपको पहचाननी है। बस ये ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि एक जो है वो ना अभाज्य है ना भाज्य है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, वो 4 है। अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, वैसे तो सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं, वो सम संख्याएं होती हैं। और जब हम सम संख्याओं की बात करते हैं तो वो संख्याएं भाज्य अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि वो खुद से भाग होती हैं, एक से भी भाग होती हैं और 2 से भी भाग होती हैं। तो लगभग सभी सम संख्याएं भाज्य होंगी, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और साथ में अभाज्य भी है, क्योंकि इसका खुद के और एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। अब हम अगला विषय लेते हैं कि कोई 2 संख्याओं के बीच में कुछ अन्य संख्याएं निकालनी हो। जैसे बहुत ही छोटा सा उदाहरण अगर हम लें कि मैं कहूं कि 8 और 12 के बीच में आप कुछ संख्याएं बताइए। 8 और 12 ये दोनों क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में कुछ संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो पहली बार में आपके माइंड में 9, 10 और 11 ये इमेज बन गई कि 8 और 12 के बीच में 9, 10 और 11 3 संख्याएं हैं। फिर अगर आपको थोड़ा सा और जोर देके पूछा जाए कि नहीं इन 3 के अलावा कुछ और संख्याएं भी हैं, तो वो संख्याएं आप सोचिए। आप यहां इस वीडियो को एक बार के लिए रोक दें और सोचें कि क्या और कुछ संख्याएं हो सकती हैं। अब अगर आपके माइंड में कुछ संख्याएं आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो मैं आपको बता दूं कि 9, 10 और 11 के अलावा 8.1, 8.2, 10.5, 11 सही 3/4 इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं और भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हम इसी विषय पर अगले 5 मिनट के लिए बात करने जा रहे हैं कि 2 संख्याओं के बीच में कुछ और संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि किस प्रकार की संख्याएं आपसे पूछी गई हैं। जैसे मैं यहां ये बोलूं कि 8 और 12 के बीच में प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, मींस मैंने आपको 2 प्राकृतिक संख्याएं दी और उनके बीच में आपसे प्राकृतिक संख्याएं ही पूछ ली, तब आपका जवाब जो आपने पहले जवाब दिया है 9, 10 और 11 निश्चित तौर पे यही जवाब आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 8 और 12 के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, या मैं कहूं कि कुछ वास्तविक संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक संख्याओं या परिमेय संख्याओं में तो सभी संख्याएं आ जाती है ना, कि जो पूर्णांक है और जो पूर्णांक नहीं भी है। तो यहां पर आपका जवाब जो होगा
वो कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर आपको मैं कहूं कि काउंट करके बताइए कि कितनी परिमेय संख्याएं आप दो संख्याओं के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो आपका जवाब होगा असंख्य। यदि आपको दो संख्याओं के बीच में कुछ अन्य संख्याएं पूछी जाए, किस प्रकार की पूर्णांक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाए, फिर तो उनकी संख्या जो है वो सीमित होगी। जैसे यहां पर दो संख्याओं के बीच में आपसे पूर्ण संख्याएं पूछी गई या प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई, तो वो केवल 3 आई। 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लेकिन सीमित होंगी। लेकिन जब ये कहा जाए कि कोई दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ढूंढिए, या अपरिमेय संख्याएं ढूंढने के लिए बोल दे, या वास्तविक संख्याएं ढूंढने के लिए बोल दे, तो वहां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि बीच की संख्याएं पूर्णांक ही होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो आप एक और दो के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्याएं बताइए, तो एक और दो के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हम ढूंढ सकते हैं। तो मैं इसी उदाहरण को ले लेता हूं कि एक और दो, ये आपको दो संख्याएं दे दी गई हैं, इनके बीच में कहा गया कि कुछ परिमेय संख्याएं आप ढूंढिए। तो इसका हमने तरीका 9th क्लास में वैसे तो पढ़ा हुआ है। दो तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं हम। पहला तरीका संख्या रेखा के माध्यम से। संख्या रेखा आप जूनियर क्लासेस में 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा पर 0, 1, 2 इस प्रकार से हम संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा गया कि 1 और 2 के बीच में कुछ संख्याएं बताइए, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक मार्क लगाएंगे, कि निशान लगाएंगे। ये निशान किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 को, यानी कि 1.5 को। उसके बाद 1 और 1.5 के बीच में 1.25, 1.5 और 2 के बीच में 1.75। इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके क्या है कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं संख्या रेखा पर इंसर्ट कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि असंख्य परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में हो सकती हैं। तो असंख्य का मतलब यहां क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने बिंदु और हम प्लॉट कर सकते हैं, कितने बिंदु और यहां पर हम दिखा सकते हैं। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच में असंख्य बिंदु होते हैं। अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से बात करें तो असंख्य बिंदु होने का अर्थ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो एक तरीका तो संख्या रेखा के माध्यम से हो गया। दूसरा तरीका जो था वो आपने 9th क्लास में पढ़ा। जो दो दी गई संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए। जोड़कर आधा करने का मतलब क्या है कि उसका बाइसेक्शन कर दिया हमने, उसका समद्विभाजन कर दिया, बीचों बीच से उसको काट दिया। तो इससे क्या हुआ, 3/2। अगर हम इसको डेसिमल में, दशमलव में लिखें तो ये 1.5 हो जाएगा। तो हमने यहां क्या देखा कि 1 और 2 के बीच में हमारे पास एक संख्या आ गई 3/2। अब आप देखिए कि क्या अगर आपसे एक ही संख्या पूछी है फिर तो आपका काम खत्म है। लेकिन अगर आपसे एक से ज्यादा संख्याएं पूछी हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे इन दोनों के बीच में एक संख्या फाइंड आउट की थी, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में एक संख्या और इन दोनों के बीच में एक और संख्या निकाली जा सकती है। कैसे, वही तरीका, 1 और 3/2 को जोड़ के आधा किया, उधर से 3/2 और 2 को जोड़ के और उसका आधा कर दिया। तो यहां से ये आपका 5/4 और ये आपका 7/4 सॉल्व करने पर आ जाएगा। हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि 1 और 2 के बीच में पहले 3/2 था, फिर 3/2 और 1 के बीच में 5/4 आया, उसके बाद 3/2 और 2 के बीच में 7/4 आया। तो कुछ इस प्रकार से हम दो संख्याओं के बीच में एक संख्या या फिर तीन संख्याएं, या फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इन्हीं संख्याओं में से दो दो संख्याएं लेके उनको जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें। तो आप जितनी चाहें उतनी संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बात एक और तरीके की भी कर लेते हैं। तीसरा तरीका, जैसे यही दो संख्याएं ले लेते हैं हम, 1 और 2। इन दोनों के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं आपने इंसर्ट करनी है, 2, 4, 5, 8, 10 कितनी भी। तो एक और तरीका है, 1 को आप 1.0 लिख लीजिए, 2 को आप लिख लीजिए 2.0। अब आप इसको और इसको बिना दशमलव के पढ़ के देखिए क्या बनता है। ये 10 बनता है और ये 20 बनता है। आप 10 और 20 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें तो कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, 11 से लेके 19 तक, 11, 12,
13, इस प्रकार से लेके 19 तक। अब क्योंकि ये 10 नहीं है, ये 20 नहीं है, इसमें एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा है, इसमें भी पीछे से एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा है, तो इनमें भी एक एक अंक छोड़ के आप दशमलव लगा दीजिए। इस प्रकार से आपने यहाँ 9 संख्याएं इंसर्ट कर ली। अब अगर वो आपको कहें कि 9 नहीं, मुझे तो कम से कम 20 या 25 संख्याएं चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आप इसको 1.00 और 2.00 लिख लीजिए। अब आप इसको अगर बिना दशमलव के पढ़े तो ये 100 बन रहा है और ये 200 बन रहा है। 100 और 200 के बीच में आप कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं? 99 संख्याएं। वो 99 संख्याएं इस प्रकार से आप लिख लीजिए, 101, 102 से लेके 199 तक, और फिर पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते जाइए। ये 99 संख्याएं हम यहाँ पे निकाल चुके। तो इस प्रकार से कोई भी दो संख्याओं के बीच में अगर अन्य संख्याओं की बात आए तो आप ये ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं के बीच में अगर आपसे परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं या वास्तविक संख्याएं पूछी जाएं, फिर तो वो असंख्य होंगी। लेकिन दो संख्याओं के बीच में आपसे पूर्णांक पूछे जाएं कि इन दो संख्याओं के बीच में पूर्णांक कितने हैं, या पूर्ण संख्याएं कितनी हैं, या प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं, तो वो सीमित होंगी, उन्हें हम असंख्य नहीं कह सकते। अब देखिए, ये जो तरीका हमने यहां डिस्कस किया है, इस तरीके में एक छोटी सी दिक्कत आपको आ सकती है कि जब आप दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो वहां फ्रैक्शन जब आ जाती है, जैसे ये 3/2 आप देख रहे हैं, जब आप इसको ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। जैसे मैं इन दोनों के बीच में संख्या निकालना चाह रहा हूं, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो फ्रैक्शन होने की वजह से उस चीज में मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। तो इसका हमारे पास एक और बढ़िया सा इलाज है, तरीका नंबर 1, 2, 3, और अब हम तरीका नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो सभी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए कॉमन होगा और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं यहां कि 3/5 और 4/5 ये दो संख्याएं ले ली मैंने, इनके बीच में मुझे मान लीजिए 7 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इन दोनों संख्याओं के सबसे पहले तो हर चेक कीजिए कि बराबर है या नहीं। अब ये उदाहरण मैंने जानबूझ के इस प्रकार का लिया है कि जिसमें हर एक जैसे हैं। एक एग्जांपल हम ऐसा भी करेंगे जिसमें दो संख्याओं के हर बराबर नहीं होंगे, उनके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं निकालेंगे, वो हमारा दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा। ये हमारा टाइप 1 है। टाइप 2 का क्वेश्चन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो यहां दो संख्याएं हैं, इनके बीच में 7 परिमेय संख्याएं आपने बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इनके हर बराबर होने चाहिए, वो है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितनी परिमेय संख्याएं इनके बीच में अपने ढूंढनी है। 7, उसमें एक प्लस कर दीजिए। जैसे आपको 7 परिमेय संख्याएं चाहिए तो 7 + 1 8 कर दीजिए। आपको 10 परिमेय संख्याएं चाहिए तो आप 11 कर दीजिए। आपको 4 परिमेय संख्याएं चाहिए तो 5 कर दीजिए। और उसका करना क्या है, इस 3/5 को आप 8 से ऊपर और 8 से नीचे, अंश और हर दोनों को 8 से गुणा कर दीजिए। 8 कहां से आया, अभी बताया मैंने कि जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें एक प्लस कर दीजिए। तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन होगा क्या, ये होगा 3 8 24 और नीचे 5 8 40। 3/5 को हमने 24/40 एक इक्विवेलेंट भिन्न बना ली हमने। इसी प्रकार से जो 4/5 है उसको भी आप 4/5 गुना 8/8 कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 32/40। इससे क्या हुआ, संख्याओं पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जो असर हम डालना चाह रहे थे वो पड़ भी गया। अब आप देखिए, इन दोनों संख्याओं के हर एक जैसे हैं। अंश इसका 24 है और इसका 32 है। आपको 24 और 32 के बीच में बहुत आसानी से जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो मालूम हो सकते हैं। 24 और 32 के बीच में आप सभी को पता है 25 आता है, 26 आता है, 27 है, 28 है, 29 है और 30 है, 31 है। ये 7 नेचुरल नंबर्स किसके बीच में है, 24 और 32 के बीच में। अब 24/40 और 32/40 के बीच की संख्याएं क्या होंगी, 25/40, 26/40, 27/40, सभी का हर 40 बना दीजिए। ये जो संख्याएं हैं, नेचुरल सी बात है कि 24/40 और 32/40 के बीच की संख्याएं हैं। और कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से
अगर आपको इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो आप 5 से अंश और हर को गुणा करते। आपको 10 परिमेय संख्याएं चाहिए तो आप 11 से अंश और हर को दोनों के मल्टीप्लाई करके और फिर जो संख्याएं यहां पर बनती उनके बीच की संख्याएं आप निकाल सकते हैं। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैंने यहां थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले ही क्वेश्चन में उसमें 3/5 और 4/5 लिया था, यहां पर मैंने 3/5 और 5/6 ले लिया और उनके बीच की 5 या 7 जितनी भी परिमेय संख्या आपने निकालनी है वो मैंने यहां पे लिख दिया। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप यहां ध्यान दीजिए, पिछले टाइप में और इस टाइप में एक डिफरेंस है। वहां हर बराबर थे, ऑलरेडी हर बराबर दिए हुए थे, लेकिन यहां इसका हर 5 है, इसका हर 6 है। तो ये डिफरेंस है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। फर्स्ट टाइप में हर बराबर थे, सेकंड टाइप में हर अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक जैसे होने चाहिए। अब हर इनके अलग अलग हैं तो एक जैसा हर बनाने का क्या तरीका होता है, आप इन दोनों हर का एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य। जैसे 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली 30 होगा। तो आप इसको भी 30 बनाएंगे और इसको भी 30 बनाएंगे। कैसे बनेगा, जैसे 3/5 है, इस 5 का हमने 30 बनाना है तो सीधी सी बात है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/5 को 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हो गया 3×6 18 और नीचे हो गया 30। इसी प्रकार जो 5/6 है उसका भी हर हम क्या बनाएंगे, 30 बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5 से ऊपर 5 से नीचे, क्योंकि 6 है, 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 25/30। अब आप देखिए इस संख्या को हमने 18/30 लिख दिया, इस संख्या को हमने 25/30 लिख दिया। अब इनके बीच में कुछ संख्याएं तो हमें क्लियर ही नजर आ रही हैं, जैसे 18/30 और 25/30 है। तो 18 से 25 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 परिमेय संख्याएं तो बहुत आसानी से हम बिना और कुछ किए भी निकाल सकते हैं। इनके बीच की 6 संख्याएं अगर मैं कहूं तो 19/30 है, 20/30 है, 21/30 है, 22/30, 23/30, 24/30। 6 संख्याएं निकाल ली हमने। और निकालनी कितनी थी, 5 ही निकालनी थी। तो 5 इनमें से कोई भी 5 आप बता दीजिए। एक और बात, आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 19/30 ही रहेगा, इसको आप 2/3 लिख सकते हैं। इसको ये 3 से कट के 7/10 आ सकता है। इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 11/15 आ सकता है। ये 23/30 ही रहेगा। ये 24/30 जो है ये 4/5 हो जाएगा अगर आप इसको 6 से कट करते हैं। तो ये तो था कि आप इन दोनों संख्याओं के हर बराबर करके और उनके बीच में 6 संख्याएं आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिल गई। लेकिन अगर यहां मैं कहूं कि 5 परिमेय संख्याओं की बजाय यहां आपको 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तब आप क्या करेंगे। अब 18/30 और 25/30 के बीच में सीधे तौर पे मैक्सिमम हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही संख्याएं मिली है, लेकिन हमें 10 संख्याएं चाहिए। तो इसके लिए आप जो पिछला हमने टाइप 1 का तरीका इस्तेमाल किया है वही तरीका फिर से यूज कर सकते हैं। आपको 10 संख्याएं चाहिए तो आप 10 को 1 बढ़ा दीजिए 11। अब यहां आप 11 से अंश को और 11 से ही इसके हर को गुना कर लीजिए। क्या होगा, 18/30 है, इसको आप 11/11 से ऊपर, और 25/30 है, इसको भी आप 11/11 से अंश और हर को गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 198/330 और ये हो जाएगा 275/330। अब आप देखिए 198 और 275 हर सेम है, लेकिन अंश आपके 198 और 275 अलग अलग है। अब इनके बीच में आप चाहे जितनी उतनी संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास 76 संख्याओं का ऑप्शन है और आपने निकालनी केवल 10 है। तो वो 10 आप कोई भी संख्याएं यहां पर लिख सकते हैं। आप 200/330 लिख दीजिए, आप 205/330 लिख दीजिए। इस प्रकार से 10 संख्याएं कोई भी हो सकती हैं जो इसके और इसके बीच में आती हों।